लोग, क्या हाल है भाई आपकी तरफ? सर्दी का, सर्दी तो अपने चरम पर है भाई। आप लोग की तरफ सर्दी का क्या हाल है? सूरज भगवान निकल रहे हैं या वो भी छुट्टी पर हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? दुर्गेश, अभिषेक, क्रिश, संजना, सुमित, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। सब जगह वही हाल है। हम्म चलिए, तो नेक्स्ट बच्चों, अपना नया चैप्टर है वेव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में क्लियर कर दिया था। एक बार आप नोट्स देखिएगा। लास्ट में हमें डेल्टा नहीं निकालना था, स्ट्रेस निकालना था। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें स्ट्रेस नहीं निकालना था, स्ट्रेस निकालना था, डेल्टा गिवन था। तो हम लोगों ने स्ट्रेन निकाल लिया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें हमें डेल्टा जो है गिवन था। क्वेश्चन थोड़ा मैंने बनाया नहीं था सही से। डेल्टा गिवन था, स्ट्रेस फाइंड करना था। स्ट्रेस फाइंड करना था, ठीक है। तो हमें स्ट्रेन निकाल लिया था हम लोगों ने, स्ट्रेन हमें मिल गया था। तो स्ट्रेस जो होगा वो वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन कर देना था। नोट्स में देखिएगा, नोट्स में देखिएगा। हाँ हाँ, आज का लेक्चर कर सकते हैं भाई, कल का नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेन जो है, ये स्ट्रेन जो है आपको निकाल लिया था। स्ट्रेस आप जो है वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन कर देंगे, वाई आपको गिवन होगा। तो नोट्स में मैंने कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। नोट्स में कर दिया है। हाँ, वेव देख सकते हैं। चलिए, वेव में बच्चों क्या है, वेव क्या है, चला तुम लोग से पहले लेते हैं सजेशन। वेव क्या है, जरा अपना अपना व्यू पॉइंट बताइएगा। व्हाट इज वेव? बिल्कुल देख सकते हैं भाई, ये लेक्चर देख सकते हैं। हरिंदर पूछ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। अरे भाई, जैसे कि आप, कैरेट है अभी, सर्दियों में आपको कैरेट मिल रही होगी। तो कैरेट को काटोगे तो आपको डिस्क निकल कर आएगा। तो कैरेट को जब काटोगे तो सामने जो डिस्क है उसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं समझते भाई, गजब हो। हम्म जिसमें ट्रफ्ट होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, डिस्टरबेंस इन ए मीडियम। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा है। समर्थ, समर्थ भाई एकदम सटीक आंसर देते हैं। समर्थ भाई हमेशा एक सटीक आंसर देते हैं। फ्लो ऑफ फोटोन एंड एनर्जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, क्रस्ट भी होता है। चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, सही बताया। तो वेव इज बेसिकली व्हाट, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी इन ए मीडियम, है ना। वेव इज बेसिकली व्हाट, ये है क्या, इसे हम क्या बोलेंगे वेव के बारे में? तो वेव इज बेसिकली प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप डिफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इट इज प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन का मतलब मत पूछना। प्रोपागेशन मतलब प्रोपागेट करना, मतलब आगे कैरी करना। साइन का ग्राफ नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वेव हमेशा साइन का ग्राफ हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि साइन का ग्राफ होगा। तो प्रोपागेशन, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, डिस्टरबेंस बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी लिखो, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डिस्टरबेंस इन ए मीडियम।
तो शॉर्ट में आप वेव को ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी का क्या है, प्रोपागेशन है। प्रोपागेशन का मतलब है आगे चलना, ठीक है। प्रोपागेट करने का मतलब बच्चों आगे चलना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। तो एनर्जी का जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, एनर्जी का जो डिस्टर्बेंस है वो मीडियम में फ्लो करना। किसके फॉर्म में? किसी डिस्टरबेंस के फॉर्म में। आपने मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस पैदा किया, अब वो डिस्टरबेंस मीडियम में आगे बढ़ता जाए, है ना, कुछ एनर्जी को लेकर। इसी को हम क्या कहते हैं? वेव। इन बेसिकली ट्रैवलिंग वेव। टाइप ऑफ वेव जो है, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करो, तो टाइप इसके दो हैं। क्या क्या है? पहला अपने पास है मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इन मीडियम, तो टाइप हमारे पास दो हैं। पहला हमारे पास है मैकेनिकल वेव, दूसरा है जो कि क्या है, विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, which required medium for propagation, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए इसको मीडियम की जरूरत होती है, तो ऐसे वेव को कहते हैं हम मैकेनिकल वेव। दूसरी वेव हमारे पास है ईएम वेव। फुल फॉर्म इसका 12th में पढ़ोगे पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम शॉर्ट में ईएम वेव कहते हैं। इसको आगे बढ़ने के लिए, है ना, इस वेव को, वेव क्या है बताया अभी, एनर्जी किस फॉर्म में, डिस्टरबेंस के फॉर्म में, मीडियम में प्रोपागेट करती है। तो अगर कोई डिस्टरबेंस बच्चों बिना मीडियम के प्रोपागेट कर जाए, अगर कोई वेव बिना डिस्टरबेंस, मतलब कोई डिस्टरबेंस या कोई वेव बिना मीडियम के आगे बढ़ने लगे, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, है ना, फॉर प्रोपागेशन। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए, इस डिस्टरबेंस को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो वो कैसे प्रोपागेट होती है? जैसे लाइट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल आप लाइट दे सकते हैं। लाइट वेव, जो सन से लाइट आ रही है, कोई भी मीडियम नहीं है, हमारे और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, लाइट वेव हमारा एक ईएम वेव है। इसके एग्जाम्पल अगर आप पूछना चाहोगे तो वो हमारे पास है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, यही हमें पढ़ना है। तो यहां पर हम मैकेनिकल वेव की पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना, ये 12th में पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है अभी, है ना। तो हमें मैकेनिकल वेव पढ़ना है, हमें 12th में हम पढ़ेंगे ईएम वेव के बारे में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ जान जाएंगे, तो हम 12th में ईएम वेव पढ़ेंगे, जहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम बच्चों मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो मैकेनिकल वेव की बात करते हैं अब। तो मैकेनिकल वेव में हमारे पास दो है, और आपने अभी बताया मैकेनिकल वेव का क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल वेव दो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। एक अपने पास है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या खासियत है वो देखिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या खासियत है वो देखिए। तो ऑन द, ये इसका क्लासिफिकेशन किस पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो मैकेनिकल वेव को हम दो में क्लासिफाई कर रहे हैं, और क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो मीडियम पार्टिकल किस बेसिस पे ऑसिलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस मैकेनिकल वेव को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको दो में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला अपने पास है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव और दूसरा अपने पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो मीडियम पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपागेशन, देखिए दो चीजें होंगी। एक अभी आपको मैंने बताया कि एक डिस्टरबेंस होगा जो वेव के फॉर्म में नजर आएगा, और जो भी डिस्टरबेंस आपने मीडियम में क्रिएट किया वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जिस स्पीड से कैरी फॉरवर्ड होगा उसे हम वेव स्पीड कहेंगे। ठीक है, और मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, इनफैक्ट एसएचएम करेंगे, जो अभी अभी पढ़ के आए हो आप, लास्ट चैप्टर पढ़े हो, है ना, एसएचएम। तो ये मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं, मतलब ऑसिलेशन के का मतलब एसएचएम करते हैं। ऑसिलेशन में भी आप बोल सकते हो ये एक तरीके से, और किस टाइप का एसएचएम ऑसिलेशन है, एसएचएम। तो मीडियम पार्टिकल बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। आप बोलोगे मीडियम पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऐसा क्या होता है, तो उस पर थोड़ा सा समझते हैं। पहले लिख दूं मैं। तो इसमें क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। ठीक है, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। क्या मतलब है कि मान लो ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में ये कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल हैं इनका ऑसिलेशन बच्चों ऐसा होगा। ये मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे और इनके ऑसिलेशन से जो डिस्टरबेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जो डिस्टरबेंस आगे जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, वो इनके ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होगा। इनके ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मीडियम पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम करेंगे अपने मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से नेगेटिव, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, ये पार्टिकल्स हैं, और इनके इस तरीके से ऑसिलेशन से एक यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, वेव। एक यहां पे वेव प्रोड्यूस होगा, और उस वेव को मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलरली, मान लो वाई डायरेक्शन में। तो वेव का जो प्रोपागेशन होगा वो v है। यहां पे दो वेलोसिटी आपको मिलेगी। ये प्रोपागेशन है, वेव प्रोपागेशन ऐसा है x में, वेव प्रोपागेशन ऐसा है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ये है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल y में। तो ये अपने क्या है, ये ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल है, ऑफ मीडियम पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है, ठीक है। ये ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल।
तो ये अपना ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है, ठीक है। मीडियम पार्टिकल जो है ऑसिलेट करेंगे इस तरीके से वाई डायरेक्शन में, उसके वजह से जो डिस्टरबेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा इससे, और जिस स्पीड से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा डिस्टरबेंस, उसे हम वेव स्पीड कहेंगे, और पार्टिकल का तो वेलोसिटी अलग होगा। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक पार्टिकल वेलोसिटी जो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, और दूसरा अपने पास है वेव वेलोसिटी, ठीक है। एक पार्टिकल वेलोसिटी है और दूसरा अपने पास है वेव वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या है? इस लॉन्गिट्यूडनल वेव में उल्टा है कि मीडियम पार्टिकल oscillate along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, ठीक है। तो मीडियम पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो along the direction of wave propagation होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा अभी मैं और डिटेल में इसको बताता हूं, पहले डिफिनेशन लिख लूं। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें जो मीडियम पार्टिकल होंगे वो मीडियम पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम करेंगे, मीडियम पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम करेंगे along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation। मतलब यहां पे पार्टिकल है मान लो P1, ये पार्टिकल है P2 और ये पार्टिकल है P3। तो ये अपने अपने, ये मीन पोजीशन है, मीन से इधर जाएंगे और पॉजिटिव एक्सट्रीम फिर नेगेटिव एक्सट्रीम इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे, और वेव डिस्टरबेंस भी इसी डायरेक्शन में प्रोपागेट होगा। तो वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है। वेव प्रोपागेशन और मीडियम का ऑसिलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। वेव प्रोपागेशन और मीडियम का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में होगा। ये हुआ डेफिनेशन। अब इसको और समझते हैं कि मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेट करने से डिस्टरबेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में, पहले तो इसका एग्जांपल लिख दें। इसका एग्जांपल है बच्चों वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग, वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव, और इसका एग्जाम्पल है वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग, ठीक है, वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग। अब सुनो कि अगर हमारे मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो उसके ऑसिलेशन से आपने डिस्टरबेंस तो किसी एक पॉइंट पे जनरेट किया होगा, डिस्टरबेंस आपने किसी एक पॉइंट पे जनरेट किया और छोड़ दिया। अब वो डिस्टरबेंस पूरे मीडियम में कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या लेकर कैरी फॉरवर्ड होगा? एनर्जी, ठीक है। तो ये कैसे, इसको आगे कौन पहुंचा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन। तो मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। अब तो जमाना गया जब कोई मूवी रिलीज होती थी, मतलब मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। हमारे टाइम में तो धीरे धीरे कम था, लेकिन तो भी था, है ना। अब तो जमाना गया कि पहले कोई सिनेमा घर में मूवी लगी होती थी, तब थिएटर नहीं थे, मल्टीप्लेक्स नहीं थे, प्रॉपर जो है टिपिकल सिनेमा घर हुआ करता था। तो उन सिनेमा घर में जब मूवी लगी होती थी तो कुछ लोगों को पहले क्या था, पहले का जुनून क्या था, बड़ा छोटा था। पहले लोगों की जो शौक थी वो बहुत सिंपल थी और बहुत छोटी थी। अब अलग लेवल की शौक है लोगों की। तो पहले कुछ लोगों का शौक था कि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। तो कुछ लोगों का शौक था कि पहले हम फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखेंगे, और पहले के लोग हीरो को हीरो मानते थे। अब जब से रील बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो वो हीरो से कम है क्या? बताओ, सभी अपने आप को हीरो समझते हैं। कोई अपने आप को सेलिब्रिटी से कम थोड़े समझता है। कहीं भी खड़े होके कुछ भी कर लो, गा लो और रील बना लो, हो सकता है कई लाखों व्यू आ जाए किसी भी अटपटांग चीजों पे भी, आप हीरो बन गए, आप हीरो हो, लोग आपको लाइक करते हैं। तो इस तरीके से पहले नहीं था, पहले हीरो हीरो होता था, ठीक है।
अब वो अलग बात है कि वो रियल लाइफ में हमेशा जीरो होता है, ठीक है। लोग हीरो को हीरो बनाते थे पता नहीं क्यों। तो वो हीरो जो है कि मूवी देखने के लिए कि हमारे हीरो की मूवी है तो भाई हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, तो वो जो है लाइन ब्लैक होता था, टिकट ब्लैक होता था, और या फिर लोग लंबी लाइन लगते थे। तो मान लो उसी तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, और पीछे वाले ने एक पुश करके धक्का दे दिया, काफी लंबी लाइन है विंडो तक, और पीछे वाले ने धक्का दे दिया, सब सटे हुए हैं, पीछे वाले ने एकदम धक्का दे दिया। तो पीछे वाला, आप ध्यान से समझ, एक बहुत बेसिक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे डिस्टरबेंस कैसे प्रोपागेट हो रहा है। तो अगर आपने यहां पे अगर धक्का दे दिया, लास्ट वाले ने अपने जस्ट नेक्स्ट सामने वाले को पुश किया, तो वो भी डिस्टर्ब होगा, वो अपने आगे वाले को, फिर वो अपने आगे वाले को। तो ये जो धक्का जो एकदम पीछे गया है वो पूरा प्रोपागेट होता हुआ जो फर्स्ट विंडो पे आदमी खड़ा है उसके पास वो धक्का जाएगा। तो क्या वो जो पार्टिकल जिस पर्सन ने धक्का दिया, क्या वो उस डिस्टरबेंस को खुद कैरी फॉरवर्ड किया? क्या उस डिस्टरबेंस को उसने खुद कैरी फॉरवर्ड किया? नहीं किया। हाँ, असेंबली में, बिल्कुल। अरे यार, तुमने तो बचपन की याद दिला दी। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग तो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट थे, तो हमारी प्रॉपर असेंबली होती थी, पूरा मैदान था, हमारे स्कूल में मैदान था। आज के स्कूलों में मैदान कहाँ होता है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है। तो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, सभी की असेंबली साथ में होती थी, आधे घंटे असेंबली चलती थी। और कोई जो है, पता लगा कोई टीचर का मन किया कि वो कुछ भाषण देना चाहे, और कुछ टीचर होते थे जो माइक पकड़ लेंगे तो अपनी आधे घंटे या 1 घंटे नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ लोग धूप में गिरने लगते थे, गिरने का भी नाटक करने लगते थे, तो उनको बैठाया जाता था। ऐसा होता था। तुम लोग के यहाँ भी होता है क्या? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ऐसा होता था। तो अब आपने क्या देखा कि जिस बंदे ने इसको पुश किया है, डिस्टरबेंस प्रोपागेट किया है, वो डिस्टरबेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। विदाउट मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मतलब जिस बंदे ने अगर पुश किया वो वहां नहीं गया, वो वहीं से अपने इस डिस्टरबेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया वाया अदर पर्सन, मतलब वाया अदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया, डिस्टरबेंस उसी डायरेक्शन में प्रोपागेट हुआ और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हुए, तो वो हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर परपेंडिकुलर हुए तो वो होगा ट्रांसवर्स वेव। हाँ, डोमिनो इफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई अक्षत। आप डोमिनो इफेक्ट देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप डोमिनो इफेक्ट का यूट्यूब पे देखिए, एक से एक आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस है। ठीक है, अब जैसे कि ट्रांसवर्स में क्या होगा बच्चों, तो एक यहां पर जैसे वेव पल्स आपने क्रिएट कर दिया, यहां रस्सी से बांध दिया है। ठीक है, आपने क्या किया है, रस्सी बांध दिया है। ट्रांसवर्स देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, रस्सी बहुत टाइट है, अब आपने उसको प्लग कर दिया, अपने हाथ से इसको प्लग कर दिया। तो हाथ से ऐसे प्लकिंग करोगे तो पहले जो ये पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, पहले जो ये पार्टिकल, ये मैं समझा रहा हूं रफली, पहले जो ये पार्टिकल यहां पे थे P1 P2 P3, ये सब जो है अपने अपने एम्पलीट्यूड पे जा चुके हैं, अपने अपने एम्पलीट्यूड पे जा चुके हैं। अब रस्सी जो है, रस्सी अचानक कुछ वेव पल्स जनरेट किए, तो यहां पे एक टेंशन आएगा बच्चों। तो अगर आप इस पार्टिकल को लेते हो, ध्यान दीजिएगा कि कैसे, आपने किसी ने नहीं पूछा कि सर कोई पार्टिकल अगर एसएचएम करेगा तो बताइए कि रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, ये आपको पूछना चाहिए। तो जैसे ट्रांसवर्स वेव में बच्चों रीस्टोरिंग कौन देगा, तो आपको पता है कि रस्सी पहले ऐसे थी, अब रस्सी ऐसे हो गई है, तो यहां पर एक टेंशन आएगा ऐसा टी। समझ लीजिए, पहले इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा Tx और दूसरा कंपोनेंट होगा Ty। समझ रहे हैं? तो ये जो Ty कंपोनेंट है, टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा हर पार्टिकल के लिए। मैं एक पार्टिकल को पकड़ के समझा रहा हूं। तो जो Ty अपना है टेंशन का, y कंपोनेंट वर्टिकल, वो जो है मीन पोजीशन की तरफ लगेगा।
और पार्टिकल ये जो जैसे सारे पार्टिकल हैं ये लौटेंगे। तो जब ये बच्चों लौटेंगे, है ना, ये नीचे आ रहे होंगे, ये नीचे आएंगे। तो जब ये नीचे आएंगे तो यहां जो बैठा है ये जो पार्टिकल्स हैं, अब क्या होगा, जब ये नीचे आएंगे तो ये इनको, जैसे ये नीचे आ रहे होंगे, ऐसे देखो ना स्नेक की तरह, ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसा है। अब ये जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर उठेंगे, ठीक है ना। जब ये नीचे आ रहे होंगे तो ये ऊपर उठेंगे। तो आपको ये जो पल्स है, ये पल्स जो आपको अभी यहां नजर आती है, किसी टाइम के बाद, किसी टाइम के बाद ये पल्स आपको जो यहां नजर आ रही है वो किसी टाइम के बाद आपको यहां नजर आएगी, ठीक है। और यहां से यहां फिर ये कि जिस वेलोसिटी से ये प्रोपागेट करेगी इसको हम क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये प्रोपागेट करेगी इसको हम कहेंगे वेव वेलोसिटी, ठीक है। टेंशन क्यों लगेगा, अरे भाई टेंशन नहीं लगेगा तो आप खुद सोचो, आप रस्सी को प्लग करके कैसे कर पाएंगे, और उसमें जब तक टेंशन नहीं होगा रस्सी में जो डिस्टरबेंस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर टेंशन नहीं होगा तो पार्टिकल्स जो नीचे लौट रहे होंगे ये एसएचएम नहीं करेंगे और फिर ये नेबरहुड पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रस्सी में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट होंगे, बट उनका जो वेव पल्स के फॉर्म में जो डिस्टरबेंस है वो इस तरफ बढ़ता जाएगा, वो इस तरफ बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको YouTube पे ले चलता हूं और कुछ वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ मिल जाए तो एक बार ट्राई करते हैं। बाकी आप घर में खुद देखिएगा, बहुत सारे वीडियो होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे ये ले लेते हैं, ये आजकल ऐड का बड़ा ड्रामा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आप देख सकते हैं बच्चों, जो मैंने आपको ऐसे ही समझाया, ये देखिए, ये यहीं पर ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये रस्सी को बांधकर, ये रॉड है, ये यहीं पर ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहीं नहीं जाएंगे। पार्टिकल्स जो आपको, ये देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल यहीं पर हैं और डिस्टरबेंस आगे कैरी फॉरवर्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये है, सॉरी। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। ये अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, आप यहां पे क्या कर रहे हो, इसको इस तरीके से पुश कर रहे हो। और यहीं पे देखो, अब एक चीज समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन क्रिएट होगा। यहां पर क्या होगा, जहां पे आपको डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, मतलब पार्टिकल्स, ये जो लाइन है ये पार्टिकल के ऑसिलेशन को बता रहे हैं, ये पार्टिकल के ऑसिल देख रहे हो। तो जहां पे आपको डिस्टरबेंस ज्यादा क्लोज दिखेगा वो कॉम्प्रेशन जोन है, और जहां पे पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेरिफेक्शन जोन होंगे। तो कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन के टर्म्स में ये वाइब्रेट होंगे, कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन के टर्म्स में ये वाइब्रेट होंगे। जैसे यहां स्प्रिंग वाले केस में देख सकते हो, ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है। स्प्रिंग को आप इस तरीके से करोगे तो ये ट्रांसवर्स वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल होगा जब आप इसको इस तरीके से करोगे, ये देखो पल्स जो बन रही है, पार्टिकल यहीं पर है, ये ऑसिलेट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है।
तो शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, बाकी आप खुद ढूंढिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो इसको जरूर, मैंने कभी एनिमेशन का सहारा नहीं लिया मैं उस पर, लेकिन इसमें जरूरी है ना, इसमें जरूरी है। तो ये ट्रांसफर्स वाला जो हम लोग देख रहे थे कि पार्टिकल देखो देखो, ये यहीं पर है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, और इस तरीके से डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट हो रहा है। ये शायद सभी को क्लियर हो गया। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो बाकी आप लोग खुद देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे। एक लॉन्गिट्यूडनल का स्प्रिंग वाले देख लीजिए। ये देखिए, तो यहां पे जब आप इस तरीके से करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेव भी इधर है और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी इधर ही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो जा रहा है तो कुछ कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन में जाएंगे। ये जैसे डिस्टरबेंस हो रहा है, स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के टर्न्स हैं वो तो वहीं पर है, जो स्प्रिंग के वॉइस नहीं है भाई, कोई वॉइस नहीं है इसमें, वीडियो में केवल एनिमेशन है, वॉइस मैं बोल रहा हूं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आई थिंक काफी हो गया, आते हैं अपने काम पे। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में आपने देखा बच्चों कि कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन जोन, कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन, कुछ बातें और जान लीजिए जो आपने अभी देखा कि डिस्टरबेंस जो है लॉन्गिट्यूडनल में कैसे प्रोपागेट होता है, वाया कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन। और लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव disturbance propagate in the form of compression and rarefaction zone। ठीक है, दूसरी बात ये है, कुछ पॉइंट्स आगे काम आएंगे। इन कॉम्प्रेशन जोन है ना, मीडियम पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। तो मीडियम पार्टिकल अभी आपने देखा कि कॉम्प्रेशन जोन में अपने पास होते हैं, है ना, मीडियम पार्टिकल पास होंगे, मीन पोजीशन जैसे ऑसिलेट हो रहे हैं तो दो मीडियम पार्टिकल पास में होंगे कॉम्प्रेशन जोन में, मीडियम पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। एंड इन रेरिफेक्शन जोन, रेरिफेक्शन जोन मीडियम पार्टिकल आर फार अपार्ट। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में उल्टा होगा, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम दो तरीके से इक्वेशन में लिखेंगे, या तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे या फिर एक्सेस प्रेशर के फॉर्म में। तो यहां पर एक चीज अभी जान लीजिए, आगे अभी लिखेंगे कि इन कॉम्प्रेशन जोन
जहां मीडियम पार्टिकल क्लोजली होते हैं, कॉम्प्रेशन जोन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कॉम्प्रेशन जोन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम बट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम। तो प्रेशर मैक्सिमम होगा जब क्लोजली गैस को अगर आप जो है दबा दो तो पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल के पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम होगा। ठीक है, बट इन रेरिफेक्शन जोन पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन ले रहे हैं, पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा, बट प्रेशर क्या हो जाएगा, बट एक्सेस प्रेशर मिनिमम। तो दोनों अपोजिट होंगे, एक्सेस प्रेशर मिनिमम। इसका हम यूज करेंगे आगे अभी। तो ये रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी अभी देखा कि किस तरीके से हमारी वेव जो है प्रोपागेट कर रही है इन दोनों के लिए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के लिए। अब बात आती है कि हम इसका मैथ का रूप कैसे दें। ये तो हम देख रहे हैं, ठीक है, बिना मैथ के कुछ है नहीं। हम चाहते हैं कि इस वेव को एक मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मैथमेटिकली हम इस वेव की इक्वेशन कैसे लिखें। तो पहला हमारा है वेव इक्वेशन, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। ऑब्वियसली ये ट्रैवलिंग वेव है, आप देख रहे हैं। तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन जनरल अभी हम कर रहे हैं। ट्रैवलिंग वेव कोई भी वेव है, ये मत सोचिए कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि वेव का मतलब साइन या साइन कर्व होता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है कि वेव का मतलब साइन कर्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, कि ये है अपना वेव, ऐसा नहीं है। ये अपना ये है, ये वेव है जहां क्रस्ट और ट्रफ्ट मिलता है। ठीक है, क्रस्ट ट्रफ्ट तो हर वेव में मिलता है, ये है जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है। ठीक है, ये सब वेव है। ठीक है, हम साइनोसोडल वेव देखते हैं, चाहे हमारी जो मोबाइल के सिग्नल हैं या हमारी जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, वो भी हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसको हम साइनोसोडल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम साइनोसोडल बनाते हैं। हमेशा हम वेव को कोशिश करते हैं कि हमें उसको ट्रांसफर करना है, तो हम उसको क्या करें, साइन में बनाएं। क्यों? उसके बहुत फायदे हैं। हमारी इस की इफिशियंसी बढ़ जाती है। मतलब आपको पता है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं वो सरकार से जो है एक फिक्स बैंडविड्थ जिसमें वो अपना सिग्नल भेजती हैं, वो पैसा देके खरीदती हैं, वो बहुत महंगे दामों में मिलता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कहते हैं ना, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी कि स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, जो फिक्स बैंडविड्थ, डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलता है कंपनियों को, जो सरकार अलॉट करती है, तो सरकार जब उसे फिक्स बैंडविड्थ पैसा देके मिलता है, तो वो यही चाहेगी ना कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपना काम करें। तो उसके लिए ये जितनी भी ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये जितनी भी वेव फॉर्म है, इसमें जो है साइनोसोडल, साइनोसोडल का मतलब साइन या साइन के कॉम्बिनेशन, तो उस वेव को भेजने से हमारी इफिशियंसी ज्यादा होती है, उसमें नॉइज कम आता है, डिस्टरबेंस कम होता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा साइनोसोडल वेव भेजें। हमेशा हम इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हम उसको साइनोसोडल वेव भेजें। जो आप, अगर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो आप पढ़ेंगे इसमें, इसको हम किसी भी फंक्शन को हम साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको आगे जाके आप पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम में, फूरियर एनालिसिस कहते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बहुत बड़े बड़े मैथ्स लगते हैं। तो हम लोगों ने बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ना शुरू किया था। तो ये सारी चीजें जो है आप यहां से इतना अभी जानिए कि साइन कर्व ही साइन वेव है, ऐसा नहीं है।
वेव किसी भी फॉर्म का हो सकता है, उसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको उसका रीजन बताया, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। नाउ हमारे पास चैलेंज क्या है बच्चों, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी जिसमें दो लोगों का इंफॉर्मेशन एक साथ मिले। किसका किसका? दो लोगों का इंफॉर्मेशन। किसका किसका भाई? जो डिस्टरबेंस प्रोपागेट हो रहा है उसका भी, और जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है उसका भी, ठीक है। तो हमें ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेशन का भी इंफॉर्मेशन छुपा हो और इसमें यह भी छुपा हो कि हमारा जो डिस्टरबेंस है वो कितने टाइम में कहां पहुंचा। समझ रहे हैं? तो अब उसको आइए करते हैं। तो ये जनरल मैं बता रहा हूं, मैं साइनोसॉइडल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बता रहा हूं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेव पल्स मैंने यहां पे क्रिएट किया। एक वेव पल्स बच्चों हमने मान लीजिए यहां पर क्रिएट किया, कुछ ऐसे, कोई भी एक पल्स है, इसको मैंने यहां पे क्रिएट किया। ये t=0 पे मैंने इसको क्रिएट किया। अब मान लेते हैं कि मीडियम पार्टिकल, ये वेव पल्स का जो डिस्टरबेंस है वो मीडियम में आगे बढ़ेगा। जिस स्पीड से बढ़ेगा मैंने आपको बताया वो स्पीड है वेव स्पीड, ठीक है। प्रोपागेशन एंड एसएचएम, भाई प्रोपागेशन का मतलब आगे बढ़ना, कैरी फॉरवर्ड होना किसी, जैसे कि आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमामि करते हो, ठीक है भाई। अरे तालाब में हल्के से पत्थर डाला है भाई, तो आप जब पत्थर जहां डालते हो डिस्टरबेंस वहां क्रिएट करते हो, लेकिन वो डिस्टरबेंस पूरे तालाब में, पॉन्ड में रिपल्स के फॉर्म में, बहुत बड़े बड़े सर्कुलर छल्ले के फॉर्म में, जिसको रिपल्स कहते हैं। तो बहुत लोगों की यहाँ पे अंग्रेजी बहुत ज्यादा तगड़ी है, इसलिए हिंदी में मुझे ज्यादा तो अंदाजा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत बड़े बड़े रिंग मतलब छल्ले के फॉर्म में वो आगे फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? आपने डिस्टरबेंस पत्थर को तो एक जगह पे गिरा दिया, अब उसके गिराने की वजह से वहां के मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट हुए, और मीडियम पार्टिकल वहां ऑसिलेट हुए तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों भी हो सकता है। जो रिपल्स आप देखते हैं, रिपल्स में ट्रांसवर्स वेव भी हुए और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। तो जिस ऐसे ऐसे रिपल्स बनेंगे तो वो अपने नेबर रूट को भी, वो भी ऐसे ऐसे भी डिस्टर्ब कर सकता है। मीडियम पार्टिकल, पॉन्ड के वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और जहां पे आपने इसको गिराया है वो भी ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज, अब वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं दैट इज प्रोपागेशन। और एसएचएम तो आप पढ़ चुके हो भाई। एसएचएम क्या है? एसएचएम मतलब एक जगह पे किसी पार्टिकल का एसएचएम करना, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से। तो यहां पर अपने पास t=0 पे मान लीजिए ये पल्स यहां देखा गया। अब आपको पता है कि मीडियम पार्टिकल तो उठ के यहां से यहां जाएंगे नहीं, ये फिर नीचे आएंगे, फिर नेबरहुड पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा ही आइडेंटिकल वेव पल्स फिर से देखा गया, ऐसा ही वेव पल्स फिर से बना, और वो बना किसी t=t टाइम में। ऐसा देखा गया कि ऐसा ही आइडेंटिकल वेव पल्स फिर से हमें दिखता है। कहां पे दिखता है? t=t टाइम में। और मान लीजिए इस पार्टिकल की बात करें, ये यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है y, पहले कभी यहां पे रहा होगा, अब ये यहां पर आ गया है पार्टिकल, ठीक है। तो y अपने मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट है y ऑब्वियसली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल, ट्रांसवर्स की मैं बात कर रहा हूं, या लॉन्गिट्यूडनल कुछ भी हो सकता है, उन दोनों को देखेंगे। तो यहां पर ये y है, किसी टाइम t=t पे यहां पर है। तो ऐसा ही आइडेंटिकल, मतलब मैं बोलूं कि आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम आइडेंटिकल वेव पल्स, टी टाइम के बाद आइडेंटिकल आपको यही वेव पल्स फिर से दिखता है। तो अगर मैं y एज ए फंक्शन ऑफ, देखिए ये जो y है यहां पे मान लीजिए ये x है, आप मुझे बताओ कि v जो है, v क्या है? वेव वेलोसिटी है। जिस स्पीड से डिस्टरबेंस आगे मीडियम में कैरी फॉरवर्ड होता है वो वेव वेलोसिटी कहलाती है। और पार्टिकल वेलोसिटी तो आपकी अलग होगी, जो पार्टिकल यहां ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे उनको डिफरेंशिएट करेंगे हम,
तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी। तो हम चाहते हैं बच्चों कि y को f ऑफ x एंड t, ध्यान दीजिएगा, y को f ऑफ x एंड t, x क्या है, ये x है और ये t है, दोनों के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, देखिए मान लेते हैं कि अब मैं ये बोल रहा हूं कि ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन था t इक्वल टू 0, लेकिन मैं वेव की इक्वेशन यहां से लिखना नहीं चाहता हूं, मैं वेव की इक्वेशन O से लिखना नहीं चाहता, मैं O डैश को रेफरेंस मानता हूं। अगर मैं O डैश को रेफरेंस मानता हूं, मैं यहां से लिखना चाहता हूं, तो कितना टाइम बीत चुका है बच्चों, कितना टाइम बीत चुका है, x इक्वल टू वी टी, यही होगा। तो t कितना होगा, x बाई वी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि y इक्वल टू, जैसे मैं इसके लिए लिखूंगा तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू o, इफ o एज रेफरेंस, तो मैं y को लिखूंगा f ऑफ t, y एज ए फंक्शन ऑफ t। y जो है, जो पार्टिकल हमने चूज किया है वो टाइम के साथ SHM करेगा, बट इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें केवल पार्टिकल की इंफॉर्मेशन वाली इक्वेशन नहीं लिखनी है, हमें यह भी लिखना है कि ये वेव जो डिस्टर्ब हुआ वो कहां तक पहुंचा। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम यहां पर आएंगे, इफ o डैश एज रेफरेंस। आप लोगों ने मैथ्स में ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैथ्स में आप लोगों ने ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इसको रेफरेंस ना मान के मैं o डैश को रेफरेंस मानूं, तो बच्चों यहां से अगर लिखोगे तो टाइम कितना बीत चुका है, x बाई वी। तो आप क्या बोल सकते हो, जब यहां से देखकर लिखोगे तो आप बोलोगे कि ये जो वेव पल्स है ये कितने टाइम पहले बनी होगी, x बाई वी टाइम पहले बनी होगी। इसका मतलब मैं ये लिखूं कि y इज इक्वल टू, मैं f ऑफ t नहीं लिखूंगा, t माइनस एक्स बाई वी लिखूंगा, y इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी लिखूंगा। मतलब t इक्वल टू 0 में यहां पर ये टाइम तो वही रहेगा, टाइम तो जहां से वेव चली थी वहां से मेजर होगा ना, जबकि आप o डैश को रेफरेंस मानकर लिखना चाहते हो। तो इससे फायदा ये हुआ बच्चों कि आपको ये x भी मिल गया, मतलब डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो कभी भी ट्रैवलिंग वेव में दोनों चीजें छुपी होती हैं, टाइम और x, t और x दोनों छुपा होगा। और अगर आप इसको ध्यान से, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो डोमेन में t माइनस एक्स बाई वी हमेशा लीनियर होना चाहिए, t माइनस एक्स बाई वी हमेशा लीनियर होना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। कोई अगर मैथ से समझना चाहता है तो ग्राफ शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट लगा सकता है। अगर ये f ऑफ t है, आप राइट हैंड साइड ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, कितना शिफ्ट कर रहे हैं, x बाई वी, तो माइनस हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट तरफ करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या बोला जाएगा, ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव, ये जनरल ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जनरल ट्रैवलिंग वेव है ना, प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहां नेगेटिव होगा मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और x में ही क्यों, क्योंकि यहां x है, यहां y, यहां z होता, यहां पे अगर z होता तो प्रोपागेशन z डायरेक्शन में हो रहा होता। तो जनरल ट्रैवलिंग वेव प्रोपागेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर इसी को आप ऐसे बोलो कि अगर ये अपने पास प्लस हो जाता, इधर शिफ्ट कर देते, तो आप इसको ये भी बोल सकते थे कि अगर y इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस एक्स बाई वी हो जाए, तो आप बोलेंगे कि दिस इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये भी क्या है, सेम ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, बट शिफ्टिंग अगर नेगेटिव हो जाए, आप ये मैथ्स में करते हो, शिफ्टिंग अगर पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव हो जाए तो f ऑफ x प्लस एच कर देते हो। तो उसी तरीके से यहां पर, और इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए मैं ऐसा किया जा रहा है क्योंकि उसमें x को इंट्रोड्यूस करना है। जब इसी को ले लोगे तो इसमें x नहीं आएगा।
जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग विंड प्रोपागेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन है, ये ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, इसका एक और फॉर्म भी हो सकता है। क्या? एक और फॉर्म ये हो सकता है कि जो अभी आपने देखा y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, तो डोमेन में टाइम का फंक्शन है, डोमेन में टाइम का फंक्शन होना चाहिए और वो लीनियर होना चाहिए। डोमेन के अंदर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी हो सकता है, इस ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी पावर हो सकता है, अंदर जो है लीनियर होना चाहिए, या तो टाइम का फंक्शन हो, या देखो इसको v से मल्टीप्लाई करो तो ये वी टी माइनस एक्स और अपॉन में v, इसको एक नया फंक्शन मान सकते हैं 1 अपॉन वी लेके, तो इसको g मान लें, वी टी माइनस एक्स, है ना, या माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो और एफ ऑफ जैसे -1/v कॉमन ले लिया, x माइनस वी टी या वी टी माइनस एक्स, वो भी चलेगा। तो इसको एक नया फंक्शन ले रहा हूं, इसको लेके, तो इसको लिया मैंने g ऑफ x माइनस वी टी, तो g ऑफ x माइनस वी टी। अब यहां पे देखो क्या है, ये भी ट्रैवलिंग वेव का ही फॉर्म है, बट यहां पर अब डोमेन में x दिख रहा है आपको, डोमेन जो है किस में है, x में, तो y इक्वल टू एक्स माइनस जी ऑफ x माइनस वी टी, ये भी ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है, और माइनस है मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये भी है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या तो t का फंक्शन हो डोमेन में, या डोमेन में अंदर x का हो, तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये, और ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ये पहले क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। अब इसका एक और डिफरेंशियल फॉर्म तैयार करते हैं, तो g ऑफ x प्लस वी टी भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, देखो y इक्वल टू जी ऑफ x प्लस वी टी भी हो सकता है, ये भी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, ये भी जनरल ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, क्लियर है? हाँ, दोनों होना चाहिए बिल्कुल, फंक्शन के अंदर एक्स टी होना चाहिए, बट या तो वो टाइम का फंक्शन होगा तो t माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म हो, या फिर x माइनस वी टी का फॉर्म हो। ये क्लियर है? अब इसके डिफरेंशियल, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव को डिराइव करना है, जैसे आप लोगों ने स्क्रोडिंजर पढ़ा है ना, जैसे आपने एसएचएम पढ़ा, एसएचएम में भी आपको सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, क्या था देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ, जैसे ये लेके चलते हैं t माइनस एक्स बाई वी, मैं इसे लेके चलता हूं, ये इक्वेशन थी ट्रैवलिंग वेव की। मैं अभी साइनोसोइडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बता दूं, साइनोसोइडल हम पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में, बट ये आपको जनरल है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, अब देखो यहां टी भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, यहां पे टी भी वेरिएबल है और एक्स भी। पहले ये देखते हैं कि ये दोनों क्या बताना चाहते हैं। मैंने कहा था कि हमारा एम ये है कि हम कुछ ऐसी इक्वेशन लिखें जिससे हमें दोनों इंफॉर्मेशन साथ साथ मिले, किसका, पार्टिकल का इंफॉर्मेशन भी मिले और हमें डिस्टरबेंस का भी इंफॉर्मेशन मिले। कैसे मिलेगा देखो, मान लो मैं ये बोलूं
कि लेट इफ टी फिक्स, टी को फिक्स कर दिया, मतलब टी चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइएगा सोचकर, टी को फिक्स कर दिया, मतलब टी को फिक्स करने का मतलब समझते हैं, टी को फिक्स करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब हमने किसी पर्टिकुलर जो वेव बना था, वो वेव जो जा रही थी, मान लीजिए ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल लेते हैं, तो जो स्ट्रिंग में वेव पल्स बनी थी उसका मैंने फोटो खींच लिया, ठीक है, मैंने उसका एक स्नैपशॉट ले लिया या फोटो खींच लिया। तो जिस समय पे मैंने इसका फोटो खींचा है उस समय पे बाकी जो पार्टिकल्स होंगे, स्ट्रिंग के जो मीडियम पार्टिकल होंगे, वो किस कहां कहां पर होंगे वो हम यहां से निकाल सकते हैं। एट टी फिक्स है तो मान लीजिए वेव पल्स कुछ ऐसे आ गई, ठीक है, ये वेव पल्स है स्ट्रिंग में, मान लो ऐसे आ गई, तो अगर मैंने टी को फिक्स कर दिया है तो देखो क्या होगा, टी को फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x1 पे जा रहा हूं, यहां से मैं x1 पे गया तो मुझे एक पार्टिकल मिला ये p1, तो इसका मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा y1 है। फिर मैं x2 पे गया तो मैंने एक पार्टिकल और देखा, इस पार्टिकल को क्या देखा, वो कहां पर है, x2 वाला पार्टिकल कहां पे है, वो यहां पर है, तो इसका डिस्टर्बेंस ये p2 और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y2। तो इस तरीके से अगर मैंने t को फिक्स किया है और x वेरी किया है, x को वेरी किया है, t को फिक्स किया है और x को वेरी किया है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि मैं x की डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा तो ओरिजिन से मुझे वो डिस्टेंस मिलेगा और उस डिस्टेंस पे जो मीडियम पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल होगा तो उसी डायरेक्शन में y होगा, ये ट्रांसवर्स का मैंने एग्जांपल लिया है तो परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि t को फिक्स किया, x को वेरी किया, तो हमें क्या मिलता है, किसका इंफॉर्मेशन मिलता है, जल्दी बताओ। अगर मैंने t को फिक्स किया और मैंने x को वेरी करा दिया और हर x के हर पार्टिकल का इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट किया मैंने, तो मुझे किसका इंफॉर्मेशन मिलता है यहां पे, जल्दी बताइए कमेंट करके। मुझे किसका इंफॉर्मेशन मिलता है, पार्टिकल्स का, बिल्कुल, तो सारे पार्टिकल का कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, सारे पार्टिकल का कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो उन सभी पार्टिकल का, मान लो आप ये इसी तरीके से y3 की बात करो, यहां पर आ जाओ, तो यहां पे कोई पार्टिकल लेते हो, ये p3 है तो ये y3 है। तो बच्चों इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स जो वेव पल्स बना रहे हैं उन सबका इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको अगर जोड़ोगे तो हमें शेप ऑफ वेव पल्स मिलता है, हमें होल पार्टिकल का इंफॉर्मेशन मिलता है। बहुत बढ़िया। तो व्हेन टी इज फिक्स एक्स वेरी, तो आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ये दोनों चीज आपको क्या बताएगा, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ वेव पल्स, शेप ऑफ वेव पल्स। तो वेव पल्स की हमें जरूरी थोड़े कि हमेशा ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है अभी कि पार्टिकल्स अभी ये यहां पर रहे हो तो ये शेप हो सकता है, ये शेप हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है, सब हमेशा हमेशा ये शेप मिलेगा कोई जरूरी नहीं है, वो कब मिलेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जनरल है। अगर मान लीजिए मैं इस पे उल्टा कर दूं तो देखिए, इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वेव इक्वेशन आसान नहीं है, यहां दो फंक्शन दोनों अलग अलग चीज बता रहे हैं। यहां पे अगर मैं बोलूं कि इफ एक्स फिक्स एंड टी वेरी, अब बताओ क्या होगा, एक्स को फिक्स कर रहे हो, टी को वेरी कर रहे हो, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओगे। एक्स को फिक्स कर दिया कहीं पे, x1 पे जाके x2 पे जाके मैंने एक एक्स को फिक्स कर दिया और टी को वेरी करा रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई समर्थ, ये लड़का है। इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल एट ए डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, दिल खुश किया। अब यहां से बच्चों एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, यहां से एक सिंगल पार्टिकल की कहानी पता चलेगी
कि वो पार्टिकल टी को फिक्स कर दिया आपने, मतलब मान लीजिए ये ऐसे वेव पल्स कुछ बना है ना, और इस वेव पल्स में आपने क्या किया है, कोई भी ओरिजिन से यहां पे कोई जो है कोई पार्टिकल पकड़ लिया आपने, यहां से मान लीजिए x1 पे एक p1 पकड़ लिया। तो अब ये जो p1 है वो समय के अकॉर्डिंग वो कैसे अपने मीन से एक्सट्रीम जा रहा होगा, ये इसका मीन होगा, कैसे ऊपर नीचे जा रहा होगा, कहां पर होगा, तो एक सिंगल पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर x हमारा फिक्स है और t वेरी कर रहा है तो हम यहां पे गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो ये आपको बता रहा है बच्चों, लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बट ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, क्वेश्चन भी इसके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वेव एक ऐसा टॉपिक है कि भले आपको पूरी तरह फील ना आए, है ना, लेकिन आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर थोड़ा भी समझ है तो यहां से गिव्स, हालांकि अब तो एनिमेशन का युग है, तो आपको एनिमेशन जो है अभी आप YouTube पे जाके एनिमेशन देखिएगा, और भी जो मैंने थोड़ा दिखाया, गिव्स इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने तो बस ऐसे ही दिमाग में समझा था, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो x और t में आप लोगों को यह समझ में आया होगा बच्चों कि दोनों आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एक बार t को फिक्स किया तो क्या हमें मिलेगा, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगा मीडियम पार्टिकल का, और उन सबको हम अगर ट्रेस करेंगे, उनको पूरे को कर्व को खींचेंगे तो हमें शेप ऑफ वेव पल्स मिलेगा। और एक बार अगर मैं x को फिक्स हो जाता हूं, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे इंटरेस्टेड हूं और उस पर्टिकुलर पार्टिकल का समय के साथ क्या होगा मोशन हमें पता है, वो SHM होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कलेक्टिव की जगह पे एक सिंगल पार्टिकल के इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो अपने मीन से एक्सट्रीम पे है कि मीन और एक्सट्रीम के बीच में है या कहां पर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब x फिक्स है और t वेरी कर रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये ट्रैवलिंग वेव की ये दोनों वेरिएबल आपको क्या क्या बताते हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन, तो हमने सीखा, अब ये सीखते हैं कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। हालांकि जान लीजिए ये सॉल्व तो आप लोग बीटेक में करोगे, लेकिन इसके डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। किसी ट्रैवलिंग वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टिकल के SHM की है, तो पार्टिकल के SHM की इक्वेशन है, और SHM की इक्वेशन x में सेकेंड डिग्री थी, याद है आपको, d² x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, याद है? तो उसी तरीके से तो देखिए कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी जनरल ट्रैवलिंग वेव है y इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, ये वाली लिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पे तुम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन याद आ रहा होगा जो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में किया था, ठीक है। बोलो आप जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन याद है, जब मोर देन 2 वेरिएबल हो, तो यहां पे 2 वेरिएबल है t और दूसरा अपना x, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। वेव में हमेशा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। वेव में हमेशा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि यहां x और t दोनों वेरिएबल हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए मैं टाइम के साथ कर रहा हूं तो x को फिक्स मानूंगा, तो ये सिंबल क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू, अब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा खोल के रखिए, आपको याद है f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, ये कैसा फंक्शन है हमें नहीं पता, जो भी फंक्शन होगा पहले हम चेन रूल यूज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे f डैश
टी माइनस एक्स बाई वी, ये लिखेंगे। और फिर डोमेन के अंदर वाली चीज डिफरेंशिएट होगी, डेल ऑफ डेल टी ऑफ, ये चेन रूल यही तो कहता है। पहले हम इसको कुछ इसके रेस्पेक्ट में एफ को डिफरेंशिएट करेंगे। एफ को हमने डिफरेंशिएट किया टी माइनस एक्स बाई वी के रिस्पेक्ट में, याद है ना, जैसे अभी आपने किया था एक्स स्क्वायर बाई डी टी। तो आप क्या करते थे, डी ऑफ पहले डी एक्स करते थे या नहीं, इंटू डी एक्स बाई डी टी करते थे। ये याद है सबको चेन रूल, ये चेन रूल सबको याद है। तो उसी तरीके से बच्चों हम यहां पे भी पहले फंक्शन जो भी होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एफ डैश मिलेगा। एफ डैश मतलब हमने एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद उसके अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसमें एक्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो जब ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ये 1 हो जाएगा और x को कांस्टेंट माने ना, एज्यूम एज कांस्टेंट, क्योंकि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां केवल 1 बचेगा। यहां तक क्लियर है सभी को, ये डिफरेंशिएशन डेल y बाई डेल टी, ये क्लियर है बच्चों, ये सभी को क्लियर है। इसको एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, और ये एफ डबल डैश हो जाएगा, टी माइनस सेकेंड डेरिवेटिव, है ना। और फिर इसको करोगे तो यहां फिर से 1 ही आएगा, यहां फिर से 1 ही आएगा। ये क्लियर है। चलिए, तो एक बार आपने 2 बार इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसी तरीके से अगर आप 2 बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे यहां पे, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, फिर से क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में पहले एफ डिफरेंशिएट होगा, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी, ऐसे ही होगा। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी को फिर करोगे, इसमें टी कांस्टेंट माना जाएगा, है ना, टी को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो अब जब करोगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या मिलेगा, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी, और इसको करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहां पे आएगा माइनस 1 बाई वी। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ बच्चों। डेल बाई डेल एक्स ऑफ टी कांस्टेंट है तो 0, फिर माइनस 1 बाई वी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है। चलिए एक बार अगेन डिफरेंशिएट करिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी, और एक बार फिर इसके अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई वी पहले था, है ना, माइनस 1 बाई वी तो पहले था, एक और माइनस 1 बाई वी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी, याद है। अब इन दोनों को जरा आप बताओ, ये फर्स्ट मानो और इसको सेकंड, तो आप फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों में एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी को डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर लिख सकता हूं, इस वाले को मैं यहां से डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर लिख सकता हूं। ये क्लियर है सभी को। 2 बार कैसे आया सर, 2 बार आया नहीं, मैंने किया है, मैंने ऐसा किया है, वी स्क्वायर होगा यहां पे, हाँ यहां वी स्क्वायर होगा। 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया है, आया नहीं है, मैंने किया है 2 बार। फंक्शन को मैं कितनी बार भी कर सकता हूं। अब बच्चों ये जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देख रहे हो तो आपको मिल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव।
इन दोनों से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो कि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. जब बड़े हो जाओगे तो इसको सॉल्व भी करोगे. ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बीटेक में जाओगे तो आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगी. डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर. तो दिस इज बेसिकली योर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या है? कोई बताएगा मुझे? ये क्या है? कोई बता दे जल्दी से. ये क्या है? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या बता रहा है आपको? जल्दी से बताओ. ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर तुम्हें क्या बता रहा है? नहीं, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टेंशन मत लो. बस आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया. इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा. इससे फायदा ये हो सकता है, एक्सेलरेशन है. बहुत बढ़िया भाई भाविक, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक भाई कह रहा है एक्सेलरेशन, बिल्कुल. वाई तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है. इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा. इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. सिंपल सी बात पूछा था. अब इसके बारे में क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स, इस पे भी अभी आएंगे. तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, है ना. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन. अब आपको इसमें फायदा क्या होगा कि y इक्वल टू सम ऑफ कोई फंक्शन दिया जाएगा, तो इसको अगर आप चेक करना हो, है ना, कोई फंक्शन आपको, इस इक्वेशन का फायदा क्या है? इस इक्वेशन को आप पहले तो आपसे जो है पूछा जा सकता है, जेई मेंस वाले पूछ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन. ऐसा पूछा है उन्होंने, इसलिए मैंने बता दिया. बाकी और कोई इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है. एक फायदा और है, कोई फंक्शन तुम्हें दिया जाए और तुम कैसे चेक करोगे कि ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है या नहीं, ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है? तो उसके लिए उस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो, एलएचएस निकालो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है. और 1/v², इसको दो बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और आरएचएस निकालो. तो इफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, then that particular function will represent traveling wave equation. That particular function will represent traveling wave equation. ठीक है. तो आप इसका ये भी यूज कर सकते हो. हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना ये किए देखकर बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन. उसके लिए मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि डोमेन के अंदर या तो टाइम का फंक्शन हो t माइनस एक्स बी एक्स बाई वी, या t प्लस एक्स बाई वी, कुछ ऐसा हो, और लीनियर हो. मतलब डोमेन के अंदर t एक्स बाई वी ये सब पावर में ना हो, ये सब लीनियर हो. ब्रैकेट के ऊपर कितना पावर है, क्या है, उससे लेना देना है, वो हो सकता है. क्लियर है. तो आप उसको, वो जो मैंने लॉजिक बताया, उस लॉजिक से आप ऐसे क्वेश्चन बिना इसके हेल्प से कर सकते हो. इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख कर बता सकते हो. ठीक है. तो दिस इज द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन. हालांकि इस पूरे डेरिवेशन में जो बढ़िया रिजल्ट है वो छुपा हुआ है. ये तो मेरा काम था बता देना, बट मुझे जो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये वाला मिलता है, जो आपको बहुत राहत देगा कुछ बातों में. क्या या आपने देखा कि अगर आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया था टाइम के साथ, तो आपको ये इक्वेशन मिली थी. इसे हटा रहा हूं, है ना. आपने जब इसे डिफरेंशिएट किया था एक बार, तो ये इक्वेशन मिली थी, और आपने इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया था. ये अगेन को हटा रहा हूं, ठीक है. तो आपने दो बार इसको डिफरेंशिएट किया था, तो आपको ये दो इक्वेशन मिली थी. तो इन दोनों इक्वेशन से पहली पहली बार जब आपने डिफरेंशिएट किया था, तो आपको दो इक्वेशन मिल गई थी. तो ये दोनों इक्वेशन आपको क्या बताना चाह रही है? एक इक्वेशन जो ये आपने देखा,
और दूसरी इक्वेशन जब आपने इसको x के रिस्पेक्ट में किया था। तो ये दोनों चीजों से आप देखो, ये किया था ना अभी, इसी के बाद अगेन डिफरेंशिएट किया था। तो इन दोनों से फ्रॉम एबव इक्वेशन आप क्या कंक्लूजन लगा सकते हो? एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो, किसमें किसमें? डेल वाई बाई डेल टी और डेल वाई बाई डेल एक्स में। इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल वाई बाई डेल टी, तो आप लिख सकते हो डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -1/v डेल वाई बाई डेल टी। आप बोलो सर इससे क्या मजा आएगा? इससे आपको क्या मिलता है वो इंपॉर्टेंट बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके अभी एग्जाम के लिए। क्यों भाई? ये आपको क्या बता रहा है बताओ, और ये क्या बता रहा है? जल्दी से बताओ, दोनों क्या बता रहा है? डेल वाई बाई डेल टी। संदीप भाई कह रहे मजा आ गया, चलो भाई मैं धन्य हो गया। हालांकि वेब पढ़ाने वाले टीचर को जो है हमेशा बच्चे भिन्ना के देखते हैं, भिन्नाहट नजर से, कि क्या पढ़ा रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है तो चलो भैया कुछ अच्छा है। टीचर जब वेब पढ़ाता है तो बच्चे जो है बहुत भन्ना के देखते हैं, ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ सब पल्ले नहीं पड़ रहा। वेब आ रही है और मेरे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। वेब जनरली क्या होता है, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने अपने टाइम में वेब पढ़ा था, तो मेरे तरफ से ऐसे आई थी, ऐसे आई थी, और यहां क्रस्ट बनाई थी ऐसे, और ऐसे चली गई थी, सन्नाटे में चली गई थी, पता ही नहीं चला था कब वेब आया कब गया। तो ये डेल वाई बाई डेल टी क्या होगा बच्चों? ये डेल वाई बाई डेल टी, ये जो डेल वाई बाई डेल टी है सभी बच्चों को पता है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है। ये पार्टिकल वेलोसिटी है बच्चों। और ये क्या है? डिस्टरबेंस कैसे प्रोपागेट हो रहा है? तो ये वेव वेलोसिटी है। इसके बारे में बता दो आप लोग, इसके बारे में बता दो, ये क्या है? डेल वाई बाई डेल एक्स नहीं बताया तुम लोगों ने, जल्दी बताइए। डेल वाई बाई डेल एक्स जब हुआ तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है? जल्दी बताओ। कि अगर आप इसको साइन वेव ले रहे हो, मान लो जो भी ले रहे हो, वेव पल्स ले रहे हो, तो बच्चों इस वेव पल्स में y और x, डेल वाई बाई डेल एक्स, उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, भूल गए? ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है बच्चों। जो भी वेव पल्स बना होगा उस पर आप टेंजेंट जो खींच रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेव पल्स, तो वेव पल्स पे जो आप इसको, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज कुछ ज्यादा ही स्टार हो गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द वेव पल्स। आप बोलिए सर इसको आप इतना इतना जो है इसको इज्जत क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मान लो आपसे इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको कोई वेव पल्स दिया जा रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन, आप इसको तुरंत क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेव पल्स है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इस वेव पल्स का आपने स्नैपशॉट खींचा, ठीक है, इस वेव पल्स का आपने मान लीजिए स्नैपशॉट खींचा है, और यहां पे एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है कि ये देखा गया कि ये पार्टिकल जब आपने इसका फोटो खींचा तो ऊपर जा रहा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कोई वेव पल्स बनी थी, कैसे भी शेप की बनी थी, जब आपने इसका t इक्वल टू टी पे फोटो खींचा, तो एट t इक्वल टू टी p seems to be moving अपवर्ड, तो पार्टिकल ऊपर जाता हुआ दिखा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पार्टिकल ऊपर जाता हुआ दिखा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसको इतना ही दिया है, तो आपसे पूछा जाए कि ये वेव पल्स किधर जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव पल्स आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन आपसे पूछा जा सकता है इस इंफॉर्मेशन को देकर। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन
आपसे वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन पूछ सकता है, वी की वैल्यू नहीं, वी की डायरेक्शन। वेव प्रोपागेशन जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है वो पॉजिटिव में जा रहा है एक्स में कि नेगेटिव में जा रहा है, ये आपको बताना है। ये चीज के लिए मैंने ये बताया है। कैसे? आप मुझे बताओ, आपको क्या दिया हुआ है? वीपी दिया है, वीपी ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। अब आप इसी पे एक टेंजेंट खींच दो, इसी पे बच्चों आप एक टेंजेंट खींच दो, तो ये जो टेंजेंट खींचोगे इसका स्लोप क्या आएगा? देखो, इस पर्टिकुलर पे टेंजेंट खींचोगे तो यहां पे जो ये स्लोप है यही तो है डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। एट किसी भी पॉइंट पे मान लो ये है अपना कुछ x1, है ना, x1 है कॉमा y1 है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू x1 है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्लोप तो पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, और स्लोप पॉजिटिव है बच्चों, और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये दिया हुआ है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू x1 ये भी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी का क्या होगा? यहां से देखकर बताओ, इन दो इंफॉर्मेशन से, कि यहां से बता सकते हो कि ये जब पॉजिटिव है मतलब यही चीज तो है, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू -1 बाई वी डेल वाई बाई डेल टी। तो ये अपने पास डेल वाई बाई डेल टी वीपी है जो कि पॉजिटिव है, और ये हमें दिया, ये हमें निकालना है, और ये हमें दिया हुआ है ये भी पॉजिटिव है। तो v क्या हो जाएगा? v नेगेटिव, मतलब प्रोपागेशन वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप चटका सकते हो ये क्वेश्चन, नहीं तो हवा नहीं लगेगी, इसीलिए ये बताया, ठीक है। नहीं तो हवा नहीं लगेगी बिल्कुल। वेव जैसे मुझे हवा नहीं लगी थी वैसे ही आपकी तरफ से ऐसे वेव चली जाएगी सन्नाटे में। तो यहां पे ये आ जाएगा वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसलिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हो। जब आपको ट्रैवलिंग वेव की अगर इक्वेशन ही लिख दी जाए तब तो आप देख लोगे कि माइनस है बीच में कि प्लस है, वो तो आप बता लोगे। बट यहां कोई ट्रैवलिंग वेव की कोई इक्वेशन नहीं है, बस एक स्नैपशॉट खींचा गया और इस स्नैपशॉट पे पार्टिकल का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। पार्टिकल का इंफॉर्मेशन दिया गया तो वहां से आप बता सकते हो। y1 इसका एम्पलीट्यूड है मेरे भाई, y1 जो है इसका एम्पलीट्यूड है, ये y1 इसका एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल है, इसमें क्या परेशान हो। ठीक है, y1 एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल है। नेगेटिव कैसे आया? अरे भैया लो, अभी भी नहीं समझ पाए ये। अरे यार ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो v का साइन क्या होगा? v ये माइनस दिख रहा है कि नहीं? अगर ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव हो जाता। वीपी के बारे में पता नहीं चला, गिवन है। अरे यार एट t इक्वल टू टी यहां लिखा हुआ है, p देखा गया ऐसा, P seems to be moving upward, ये गिवन है, इसका इंफॉर्मेशन गिवन है भाई मेरे, सुना करो, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा देखा गया। P seems to be moving upward, ये देखा गया कि ये गिवन है, ये गिवन है मेरे भाई, ठीक है, कुछ तो गिवन होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों थोड़ा चाय पानी कर लो, है ना, अभी गर्मा गर्म कॉफी पी लो माता जी के हाथ की, और फिर मिलते हैं फिर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी 10 मिनट, मतलब वही 5:45 पे मिलेंगे फिर से।